स्टूडेंट, सो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस, जो कि जेएनवीएसटी में आपको 35 आउट ऑफ 35 दिलवाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा था हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। Which of the following is not a microorganism? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? हमने पढ़ाई करी थी बच्चों कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्म हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो अगर ध्यान से ऑप्शंस को भी देखोगे ना तो इजी सा आंसर होगा बैक्टीरिया, वायरस, अर्थवर्म या फिर ईस्ट। बैक्टीरिया, वायरस, केचुआ या फिर ईस्ट। तो बच्चों बैक्टीरिया, वायरस और ईस्ट को हम नहीं देख सकते। हम हाथ देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे बट क्या दिख रहे हैं? नहीं। बट अगर आप केचुए को देखोगे, अर्थवर्म को देखोगे तो आपको नेकेड आई से भी दिखाई देगा, है ना। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज अर्थवर्म, है ना। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। बच्चों हमने जब कन्वर्जन वाले प्रोसेसेस पढ़े थे, ईस्ट द्वारा चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम शुगर यानी चीनी को किस में बदल रहे हैं बच्चों? एल्कोहल में बदल रहे हैं, है ना। पॉसिबल लगता तो नहीं है बट होता है, शुगर से एल्कोहल बनाई जा सकती है। फ्रॉम द प्रोसेस, हमने प्रोसेस पढ़ा था बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्या? फर्मेंटेशन का प्रोसेस। याद होगा आप लोगों को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किडवन बोलते हैं। और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, दैट इज ए किडवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जो है बच्चों वो एक एग्जाम्पल है किसका? प्रतिजैविक का, एंटीबायोटिक का। ठीक है, पेनिसिलिन को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प कर रहा है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर प्रोटोजोआ? फंजाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है बच्चों? तो एक चीज जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है ना। एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है एंटी और एक हो जाता है बायोटिक्स। तो एंटी, तुम इसके एंटी हो बोल सकते हैं हम। तो एंटी का क्या मतलब होता है बच्चों? अगेंस्ट, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट काम करने वाली कोई भी सब्सटेंस। बायोटिक का क्या मतलब है? बायोटिक का मतलब है लिविंग, तभी हम बोल रहे हैं ना जैविक है, प्रतिजैविक है, मतलब किसी भी लिविंग चीज के अगेंस्ट काम करेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, उनके अगेंस्ट काम करने वाली जो दवाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्लियर है? पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी होता है? वो होता है बच्चों फंजाई। इसलिए याद रखिएगा, फंजाई से सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए आपका सिंपल सा क्लियर आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखो मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय भी ये चीज बताई है बच्चों की साइंटिफिक डिस्कवरीज जेएनवी के एग्जाम वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, जेएनवी में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? साइंटिफिक डिस्कवरी से पूछे जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज को डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, चेचक का टीका किसने खोजा था? ये आपको याद होना चाहिए। लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच। लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कॉच में से किसने चेचक के टीके की खोज की है बच्चों? तो आपको पता है, अगर आप पेस्चर देख के ही समझोगे ना तो लुइस पास्चर ने क्या करा था? पेस्चराइजेशन किया था, उन्हीं के नाम पर वो टेक्निक नाम दी गई थी उसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं एडवर्ड जेनर, क्या किया था उन्होंने? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो इसका सिंपल सा आंसर बी हो जाएगा, दैट इज एडवर्ड जेनर। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था, उसका नाम दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से 4 चीजें याद हो गई, है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? देखो अब याद रखना बच्चों, जो हमने टेबल्स पढ़ी थी ना, कौन सी टेबल्स? जो कि बेसिकली रोगों से
रिलेटेड थी, मतलब डिजीजेस से रिलेटेड थी। गा है ये, ठीक है, माँ नहीं है, गा है, ठीक है। रोग से वाली जो रोग वाली जो टेबल्स हमने पढ़ी थी लास्ट में, उनको भी आपको याद रखना है, बिकॉज डिजीज से भी क्वेश्चंस आए हैं। कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु की वजह से हो रही है? दैट इज बैक्टीरिया। पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर एड्स। तो अगर बच्चों आपको याद है ना, मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि दो ही तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो मालूम हो सही आंसर क्या है, या फिर ये मालूम हो कि ये तीन नहीं हो सकते, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा है वही होगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जेएनवी में, कभी लगा सकते हो, ठीक है। तो पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स जो है ना बच्चों, पोलियो किससे होता है? हमें पता है वायरस से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। तो मैं सिंपल सा बैक्टीरिया से कॉज होने वाला कौन सा एक डिजीज हो गया? टाइफाइड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों टाइफाइड, दैट इज बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कौन सी ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसको हम मिल्क के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं? सबसे पहला है बॉइलिंग, स्टरलाइजेशन, पेस्चराइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। उबालना, नसबंदी, पाश्चुरीकरण या फिर टीकाकरण। ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से देखो, समझ में आ रहे हैं कि नसबंदी या फिर टीकाकरण तो इसका हो ही नहीं सकता, ये तो लीक के ही बाहर है, लाइन में ही नहीं खड़े हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन नहीं हो सकता बच्चों। बॉइलिंग और पेस्चराइजेशन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। हीटिंग ऑफ मिल्क किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली बच्चों देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब डेवलप होंगे? जब हम किसी भी पैकेट वाले मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, दूध आया, मम्मी ने उबाला, हमने कंज्यूम कर लिया। लेकिन पैकेट वाला मिल्क क्या है, आपने देखा होगा कि 2 डेज तक या फिर 3 डेज तक उसका शेल्फ लाइफ मेंटेन रहता है, बिकॉज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए टेक्निक से बनाया गया जाने वाला मिल्क कौन सा होता है? पेस्चर्ड मिल्क होता है या फिर कैंड मिल्क होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पेस्चराइजेशन, दैट इज पाश्चुरीकरण, जिसमें हम तुरंत ही क्या करते हैं, हीट देते हैं पहले अपने मिल्क को, फिर तुरंत उसको क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं और फिर उसको डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित होते हैं वो सब मर जाते हैं और वो पैक हो जाता है एकदम वैक्यूम में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हमने पूरा एक तो क्या पढ़ा है बच्चों, हमने नाइट्रोजन का चक्र पढ़ा है, ठीक है, और साथ में हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी हमने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फलीदार पौधों में ही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? आपको पता है रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, वो तो आपको बताना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स है ना, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते नाइट्रोजन को। उनको किस फॉर्म में चाहिए होता है, नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते वो, इस बात को याद रखिएगा, वरना तो एनवायरमेंट में से ही ले लेते, फिर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत क्या पड़ती। प्लांट्स जो है ना वो नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में, मतलब NO2 या फिर NO3 की फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। कभी भी गैस की फॉर्म में प्लांट अब्सॉर्ब नहीं करता है नाइट्रोजन को, इसीलिए बैक्टीरिया फिक्स करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का आपको नाम भी याद रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों राइजोबियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following is used as a biological weapon? हथियारों की बात आ गई। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है? मतलब कौन से ऐसे जैविक हथियार है? तो सिंपल है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तीनों ही बच्चों क्या है, जैविक है, आपको पता है, लिविंग है और हथियार के रूप में भी काम करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हो सकता है कि चारों ही आंसर हो, तीनों ही आंसर हो, इसलिए हर एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से एनालाइज करके ही अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली कॉज्ड बाय। खाद्य विषवक्ता आमतौर पर किससे होती है? हमने पढ़ा है फूड पॉइजनिंग का टॉपिक, हमें पता है फूड जो है ना एकदम पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, किसकी वजह से हो रहा है? साल्मोनेला बैक्टीरिया, नाम देख के डरना नहीं है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ईस्ट लैक्टोबैसिलस या फिर राइजोबियम। तो अगर नीचे से बात करूं तो राइजोबियम क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अभी पढ़ा था 7वें वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस हमें पता है क्या करता है, मिल्क से क्या फॉर्म करता है बच्चों, फटाफट से बता दो,
सब आंसर दे रहे होंगे, कर्ड फॉर्म करता है, ठीक है। और ईस्ट हमने पढ़ा है कि फर्मेंटेशन करती है, मतलब शुगर से क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। तो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो फूड पॉइजनिंग किससे कॉज हो रहा है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। साल्मोनेला सुन के डरना नहीं है, जैसे हम सबका नाम होता है वैसे ही इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, ठीक है। जैसे मेरा नाम गौरी है, आपका नाम कुछ और होगा, ऐसे ही इस बैक्टीरिया का नेम है ये, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है, उसके बारे में हमें बात करनी है। क्या वो बैक्टीरिया है, ईस्ट, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो बच्चों अभी तो आपने देख लिया कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जो है ना वो डिफरेंट काइंड की डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं, बट किसी भी चीज में हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। लैक्टोबैसिलस है, क्या करता है, हमें पता है कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, राइजोबियम है नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, बट यहाँ पर क्या हम बना रहे हैं बच्चों, ब्रेड बना रहे हैं। एक चीज को याद रखना, ब्रेड कैसे बनती है, कैसे बनती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, मतलब किडवन का प्रोसेस होता है ब्रेड को बनाने में। फर्मेंटेशन से जो भी चीज बनती है ना वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, अगर हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, क्योंकि आपको पता है कि फर्मेंटेशन की टेक्निक कौन करवाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाता है, ईस्ट करवाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया बी, दैट इज ईस्ट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। देखो डिजीज वाली टेबल भी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या फिर निमोनिया। तो ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो ऐसा कौन सा डिजीज है जो प्रोटोजोआ के थ्रू हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और निमोनिया किससे होता है बच्चों, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये तीनों जो है वो सिंपल सा है कि आंसर नहीं हुए। मैम को आंसर नहीं मालूम था, मैम को ये मालूम था कि कौन तीन नहीं है, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों मलेरिया। और आपको याद होगा कि मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसको कैरी करती है क्या, एक फीमेल वेक्टर। हमने वेक्टर के बारे में पढ़ाई करी है, आप साइकिल से स्कूल जाते होगे, बस से स्कूल जाते होगे, वो सब क्या है, कैरियर हैं। तो इसका कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, फीमेल एनोफिलीज जो है वो कैरी करती है वेक्टर को। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, मलेरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फिर से एंटीबायोटिक का क्वेश्चन आ चुका है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, प्रतिजैविक प्रभावी होते हैं, किसके अगेंस्ट होते हैं, वायरसेस ओनली, बैक्टीरिया ओनली, बोथ वायरस एंड बैक्टीरिया, नाइदर वायरस नॉर बैक्टीरिया। या तो सिर्फ वायरस के लिए है या फिर सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है या फिर दोनों के लिए या फिर किसी के लिए भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया जो कि बच्चों क्या है, जीवाणु है, ठीक है ना। और वायरस तो हमें पता है कि वायरस है हमारा। तो बेटा बैक्टीरिया और वायरस में एक सिंपल सा डिफरेंस जो है ना वो क्या है, कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के बाहर भी जीवित है और शरीर के अंदर जब जाएगा तभी भी जीवित रहेगा, मतलब हर एक केस में लिविंग है। तो वायरस जो है ना इसके संग एक प्रॉब्लम है, बाहर रहेगा तो कोई भी एक्टिविटी को प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब लिविंग नहीं है। अंदर जाएगा, जैसे भी बॉडी के होस्ट चाहिए इसको अपनी फंक्शन करने के लिए, जैसे ही किसी भी बॉडी के अंदर जाएगा, कोई भी होस्ट मिल गया इसको, तुरंत लिविंग हो जाएगा, लेकिन बाहर रह के कोई भी चीज नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये अगेंस्ट है किसके, बायोटिक चीजों के, मतलब लिविंग चीजों के, ठीक है। और जिन भी लोगों ने हमसे आरंभ बैच में पढ़ाई करी है मैंने उनको बताया है ये चीज, अब तो सबको पता चल जाएगी कि वायरस जो है ना वो एक ऐसी एंटिटी है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की है, मतलब ना तो ये लिविंग है और ना ही ये कंप्लीटली नॉन लिविंग है, बिकॉज ये दोनों ही फेज को चेंज कर रहा है। और एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, लिविंग के। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज केवल बैक्टीरिया के विरुद्ध ही एंटीबायोटिक्स काम करेंगी। इसका एक और एग्जांपल समझा देती हूँ, जैसे बच्चों हमने कोविड-19 की वैक्सीन ली थी, आपको याद है हम सबने कोविड-19 झेला है, ठीक है, पैंडेमिक, उसमें कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई, बिकॉज ये किससे कॉज हुआ था बच्चों, वायरस से कॉज हुआ था, ना कि बैक्टीरिया से। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। The process of preserving food by adding salt, नमक लगाकर, चूना नहीं लगा रहे हैं, नमक लगा रहे हैं, नमक मिलाकर भोजन को संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिब्बाबंदी, डिब्बे में बंद कर देंगे तो नमक लग जाएगा, नहीं। पाश्चुरीकरण, पता चल गया पेस्चराइजेशन मिल्क से रिलेटेड है, फूड प्रिजर्व नहीं हो रहा है। नमक लगाना या फिर
तन मतलब रेफ्रिजरेशन, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? सिंपल है, नमक लगा रहे हो भाई तो सॉल्टिंग ही तो होगा इसका आंसर। नमक लगाना मतलब सॉल्टिंग जो है वो एक फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, किसके थ्रू? सॉल्ट के थ्रू। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। Which microorganism is responsible for the formation of curd from milk? अरे मैम अभी तो आपने बताया, इतना इजी क्वेश्चन आ गया। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है बच्चों? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन, राइजोबियम। ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन या फिर राइजोबियम। तो हमें पता है कि राइजोबियम तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नहीं हो सकता। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के या फिर अल्कोहल बनाने के काम में आती है। तो सिंपल सा जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, ये किसका नाम है बच्चों? ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो क्या काम करता है? मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, और याद रखना ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु है मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फिर से देखो डिजीज वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब टेबल को अब तो याद करना बनता है, टेबल याद कर लेना डिजीज वाली। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, रस्ट ऑफ व्हीट एक डिजीज है जो प्लांट में होती है, व्हीट के प्लांट में, गेहूं के पौधे में। गेहूं में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है बच्चों? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर कोई नहीं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, नन। तो आपको अगर ये चीज याद नहीं है, ये क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो इसका सिंपल सा बच्चों आंसर क्या है? फंजाई। फंजाई की वजह से क्या होता है? जंग लगती है गेहूं के पौधों में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? ये वो वाला वायरल नहीं है, रील वायरल हो गई, वैसा नहीं, वायरस से कॉज होने वाली डिजीजेस को क्या बोलते हैं? वायरल डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी वायरल बीमारी है? हैजा, टिटनेस, सामान्य सर्दी जुकाम या फिर तपेदिक? कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस के थ्रू हो रही है? तो हमें पता है बच्चा, कॉलरा किससे होता है, टेटनस किससे होता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? अगर आपको तीन गलत पता है तो भी आंसर क्लियर है। तो सिंपल है इसका आंसर, कॉमन कोल्ड, जो हमें सामान्य सर्दी जुकाम हो जाता है ना, आजकल हो भी रहा होगा बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज होने से जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? वायरस के थ्रू होता है। इट इज अ वायरल डिजीज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन। अरे मैम रिपीटेड क्वेश्चन है बट डिफरेंट वे में पूछा गया है, इसलिए हर एक वे को पहचानना आना चाहिए, इसलिए 35 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। अल्कोहल उत्पादन में उपयोग होने वाला सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, ईस्ट, शैवाल या फिर प्रोटोजोआ? तो बच्चों हमें पता है अल्कोहल का प्रोडक्शन में कौन हेल्पफुल है? ईस्ट। शुगर से बनाई जाती है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया बच्चों? ईस्ट हो गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वैक्सीन, 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 वैक्सीन के बारे में बहुत बातें हो गई, लेकिन वैक्सीन होता क्या है? टीकों में होता है ऐसा क्या है कि एक इंजेक्शन लग रहा है तो सब चीजें ठीक हो जा रही हैं? भाई वैक्सीन है क्या मैम, एक बार बता तो दो वैक्सीन क्या है। चलो ऑप्शन से समझते हैं। लाइव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवित रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। अब ऐसे कोई सूक्ष्म जीव है जो जीवित है और रोग लगा सकते हैं, तो क्या वो वैक्सीन होगा? वैक्सीन लगते तो हम ठीक हो रहे हैं ना, हमें रोग नहीं लग रहा, हम ठीक हो जा रहे हैं। तो सिंपल है कि फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से ट्राई कर लेना एग्जाम में। डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या वो डेड हो सकते हैं या फिर वीकेंड हो सकते हैं? उनकी कैपेबिलिटी को खींच लिया गया है, रोग कॉज करने वाली डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी को हटा दिया गया, वीक बना दिया गया। एंटीबायोटिक्स तो नहीं हो सकते, ना ही वाइटामिन हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या आंसर हो गया बच्चों? डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर हो गया मृत या फिर कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं किसमें? वैक्सीन के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फूड प्रिजर्वेशन बाय रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव कर दिया, नमी हटाकर भोजन संरक्षण करना क्या कहलाता है? हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़े हैं, ठीक है, केमिकल पढ़े हैं, बायोलॉजिकल पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? नमी को हटाया गया है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, फ्रीज करेंगे, कैनिंग मतलब डिब्बे में बंद कर देंगे, प्रेशराइजेशन मतलब हीट एंड कूलिंग एक संग करेंगे साइमल्टेनियसली। तो इसका सिंपल सा आंसर है देखो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? आप बोलते हैं ना मम्मा डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत मतलब डिहाइड्रेट हो रहा हूं मैं, पानी की कमी हो रही है, मतलब नमी की कमी हो रही है। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा बच्चों? निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन जो है वो मॉइस्चर को रिमूव कर फूड को संरक्षित करता है, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? ऐसा कौन सा मेथड है जो भोजन को संरक्षण करने की एक विधि है? सॉल्टिंग, स्मोकिंग, फर्मेंटेशन या फिर कंटेमिनेशन? नमक लगाना, धूम्रपान करना, किण्वन करना या फिर संदूषण करना? तो पीछे अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो बेटा कंटेमिनेशन तो नहीं हो सकता, फर्मेंटेशन भी नहीं हो सकता, ना ही धूम्रपान हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है बच्चों? सॉल्टिंग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि नमक लगाने से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत ही आसान सा। तुमने आम खरीदे खरीदे अभी खराब हो जाते हैं 10 दिन बाद, क्या देखोगे? काले पड़ गए। लेकिन अगर मान लो उन्हीं को काट के सॉल्ट लगा के अचार बना लिया, मतलब क्या बना लिया बच्चों? पिकल्स बना लिए आपने, घर में मम्मियां बनाती भी होंगी, एक एक साल तक खराब नहीं होता अचार। क्यों? बिकॉज सॉल्टिंग जो है वो एक फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, मतलब खाद्य संरक्षण टेक्निक है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है किससे? नंगी आंखों से, आवर्तक लेंस से, सूक्ष्मदर्शी से या फिर दूरबीन से? दैट इज नेकेड आई, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप? टेलीस्कोप से क्या देखते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं, मतलब स्टार्स वगैरह। ठीक है, तो दूरबीन से तो नहीं देख पा रहे। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या नहीं देख सकते? मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में रखोगे बैक्टीरिया दिख जाएगा? नहीं ना, दिखाते हैं डेटॉल के ऐड में, होता नहीं है ऐसा। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप, बिकॉज नेकेड आई से तो हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी से हम क्या देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल का मतलब पता है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां। मतलब छींक दिया आप लोगों ने। अगर ड्रॉपलेट्स आगे जाती हैं तो क्या होता है बच्चों? कंटेजियस डिजीज है। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो गया नॉर्मल, ठीक है, अभी मम्मी बोलते हैं उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो आपस में फिजिकल कांटेक्ट से होने वाली बीमारी है, दैट इज संक्रामक रोग है। ठीक है, तो डेंगू, चिकन पॉक्स, पोलियो, नन, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज है? मतलब पास ऑन डिजीज हम इसको बोल सकते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति से जिसको क्या है वो प्रभावित है। ठीक है, अब उससे किस में जा सकती है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जा सकती है। उस डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या फिर संक्रामक रोग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डेंगू और पोलियो बच्चों किससे होता है? नहीं होता है ना। सिंपल सा आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स, दैट इज चिकन पॉक्स जो है आपको पता होगा बच्चों कि माता जब निकल आती है तो मम्मियां बोलती हैं, घर वाले बोलते हैं कि दूर रहो, सेपरेटेड रूम में रहो, बिकॉज ये कौन सी डिजीज है? एक दूसरे से पास ऑन होने वाली डिजीज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय? खाद्य विषवक्ता का कारण क्या है? सिंपल है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर एल्गी। लाभकारी बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। लाभकारी बैक्टीरिया हुआ कौन कौन सा? सिंपल सा है बच्चों, लैक्टोबैसिलस जो है वो एक लाभकारी बैक्टीरिया है। अगर मैं राइजोबियम की बात करूंगी तो वो भी क्या है? एक लाभकारी बैक्टीरिया है। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों हार्मफुल बैक्टीरिया, दैट इज हानिकारक बैक्टीरिया ही क्या करेंगे? खाद्य संरक्षण तो नहीं कर पाएंगे, खाद्य को हमारे खराब कर देंगे, दैट इज फूड को पॉइजन बना देंगे, फूड पॉइजनिंग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन? ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम संरक्षण कर सकते हैं अपने खाद्य का? तो बॉइलिंग, सॉल्टिंग, ड्राइंग, ऑल ऑफ द अबव। उबालना, ठीक है, किसी भी चीज को उबाल लिया, जैसे दूध को उबाल लिया। नमक लगाना, अचार बना दिया। सुखाना, सुखा के ही तो अचार बनाते हैं। उपयुक्त सभी, तो मतलब इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही टेक्निक किसकी है? फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। और भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ही किसके अंदर आ रही हैं? फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के अंदर आ रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पेस्चराइजेशन इज डन टू? पेस्चराइजेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए, स्वाद बदलने के लिए या फिर रंग बदलने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए, चेंज टेस्ट या फिर चेंज कलर। तो बच्चों लुईस पास्चर ने जब ये टेक्निक को बनाया था ना, पेस्चराइजेशन, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले ये मिल्क के संग होता है। मिल्क को हीट किया जाता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर,
ठीक है, उस टेम्परेचर से सडनली इसको हीट किया जाता है। अब क्या है, मैंने आपको बताया है जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल रहते हैं, हमारी बॉडी एक टेम्परेचर के लिए अडेप्ट रहती है, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी एक टेम्परेचर पर ही जीवित रह सकते हैं। हीट दिया सबसे पहले, सॉरी, हीट दिया, उसके बाद क्या करा, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, मतलब ठंडी जगह पर एकदम स्टोर कर दिया। तो ठंडी से एकदम गर्म में जाएंगे तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए होंगे ना, वो भी मर जाएंगे। तुरंत इनको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, किसी भी पैक्ड मटेरियल में स्टोर कर दिया। सिंपल है, वहां पर एयर का प्रेजेंस ही नहीं होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जीवित ही नहीं रह सकते। तो सिंपल सी बात है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए क्या करा गया, पेस्चराइजेशन टेक्निक को यूज किया गया। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? आसान क्वेश्चन है। किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? बच्चों तो आपको याद होगा, एक डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम। मम्मी ने आटा गूंदा, ठीक है, ये कैसा आटा है, थोड़ा बेकार सा लग रहा है लेकिन समझ लेना, ठीक है। अब ये आटा इतना लेवल पर है, ठीक है। आटा गूंदने के बाद इसमें क्या है, फर्मेंट करने के लिए मम्मी ईस्ट डाल देती हैं, ठीक है। ईस्ट डालने के बाद आप देखते हो कि उसी बाउल में जो मम्मी ने रखा था ना, उसका जो लेवल है हमारे डो का, ठीक है, जो आटा मम्मी ने लगाया है उसका राइज अप हो गया है लेवल। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस चीज को आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही हमारे जो डोज है या फिर हमारी जो ब्रेड है वो फ्लफी होती है, बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस डायग्राम से याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। ठीक है, चलो 27 नंबर की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था बच्चों, बताओ। किण्वन की खोज किसने की थी, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था बच्चों? फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, हमें पता है कि लुईस पास्चर ने, तो नाम से पता चल रहा है किसको किसने डिस्कवर किया था, पास्चराइजेशन को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था बच्चों, क्या किया था, फटाफट से बता दो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, लेकिन लुईस पास्चर ने ही बच्चों फर्मेंटेशन टेक्निक को भी डिस्कवर किया है। ये दो डिस्कवरीज कर चुके हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, पास्चराइजेशन, और साथ में इन्होंने किण्वन दैट इज फर्मेंटेशन को भी डिस्कवर किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ नहीं होगा, ना ही नन होगा। ठीक है, ना तो दोनों है और ना ही कोई नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वेश्चन आ गया, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा ऐसा निम्नलिखित है जो सहायक है किसमें, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बच्चों? तो हमें पता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है बच्चों, वो किसमें प्रेजेंट रहता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है ना। रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया को फिक्स करना है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते हमारे प्लांट्स, किसके फॉर्म में लेंगे, NO3 या फिर NO2 की फॉर्म में, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइड की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है राइजोबियम, दैट इज अ बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू, भोजन खराब होता है किस वजह से? एयर, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव? हवा से, नमी से, सूक्ष्म जीवों से, उपयुक्त सभी से। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मॉइस्चर में फंजाई लग जाती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, सूक्ष्म जीव तो खराब करेंगे ही बच्चों फूड को, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज उपयुक्त सभी। ऊपर के सभी से क्या होगा बच्चों, भोजन खराब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है बच्चों, हार्मफुल भी है, जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं, और कैसे हैं बच्चों, अच्छे भी हैं, मतलब गुड भी हैं। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि सूक्ष्म जीव ही कहा जाता है, नहीं, उनको कहा जाता है पैथोजेंस, मतलब रोगजनक, जो रोग को कॉज कर दे, डिजीज कॉजिंग हो जाए, वो क्या हो जाते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर हो जाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्लियर है? चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो हमें पता है बच्चों, बैक्टीरिया से नहीं होती, वायरस से नहीं होती और ना ही फंजाई से होती है, बिकॉज वो एक प्रोटोजोआ की डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है और उसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है, इस बात को मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। विच मेथड इज यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, ऐसा कौन सा मेथड है जो प्रिजर्व करता है मिल्क को? दूध के संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन या फिर बॉइलिंग, प्रशीतन, पास्चुरीकरण या फिर उबालना या फिर सब? सब ऊपर के सब उपयुक्त सभी, ध्यान से सुन लो। रेफ्रिजरेट करते हैं मिल्क को, करते हैं, ठीक है। प्रेशराइज करते हैं कैंड मिल्क को। बॉईल करते हैं, जो नॉर्मल मिल्क घर में आ रहा है उसको बॉईल ही तो करती है मम्मी, उबाल के ही तो रखनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्रेशराइजेशन देखकर टिक मत लगाया ना, OMR फिल मत कर देना। इस बात को याद रखना कि सारे ऑप्शंस को ध्यान से एनालाइज करना है, बिकॉज JNV भी ट्रिकी क्वेश्चंस देगा, जैसे कि ये था। ठीक है, इसको स्टार मार्क करते हैं इसीलिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डन बाय, मृत पेड़ पौधों और जानवरों का अपघटन किया जाता है। डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो हमारे एनवायरमेंट में स्मेल बढ़ेगी, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस कॉज होंगी बच्चों। इस वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है। और डिकम्पोजिशन कौन करता है, फटाफट से बता दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सनलाइट, वाटर या फिर एयर? तो हमें पता है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा आंसर हो गया सूक्ष्म जीवों। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुगर हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन? हमें पता है चीनी डालकर भी हम फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, चीनी खाद्य संरक्षण में कैसे मदद करती है? नमी की मात्रा को कम कर देती है, उपयुक्त वातावरण बना देती है, ए और बी दोनों या फिर कोई भी नहीं? मतलब रिड्यूस कर देगी मॉइस्चर कंटेंट को, या फिर क्या कर देगी, इन्वायरमेंट अच्छा बना देगी उसका, क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, या फिर बोथ या फिर नन? तो बच्चों जो शुगर है ना, हमने पढ़ा था शुगर क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है शुगर। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट, मतलब नमी की मात्रा को कम कर देगी। और जब वहां पर क्या कर देगी, मॉइस्चर कंटेंट कम कर देगी, तो हमारे जो माइक्रोब्स है ना वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको एयर एंड वाटर दोनों की जरूरत है। क्लियर है, चलिए फटाफट से लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 35। Which of the following is a common preservative? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रिजर्वेटिव है? केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सॉल्ट, शुगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर उपरोक्त के सभी? सामान्य प्रिजर्वेटिव मतलब नॉर्मली यूज होने वाला। तो हमें पता है बच्चों की सॉल्ट, शुगर, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सभी जो हैं वो कॉमन परिरक्षक हैं। अगर आपसे बेसिकली क्वेश्चन में केमिकल प्रिजर्वेटिव पूछा जाएगा, अगर आपको लिखा होगा कि रासायनिक प्रिजर्वेटिव बताना है, रासायनिक परिरक्षक बताना है, तभी आंसर सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होगा। अदरवाइज ये तीनों ही नॉर्मली कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयोग के सभी। समझ में आया? ये थे आपके 35 क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे JNV-ST में एक्सेल करने के लिए। ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स के लिए भी 35 क्वेश्चंस लाएंगे। अब ये क्या थे, वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू कर लिया। अगर आप फिजिकली बुक के थ्रू, पेन पेपर के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हो तो आप वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उनका सही एक्सप्लेनेशन एवं आंसर भी जान सकते हो। फिजिकल चीज करने के लिए, मतलब फिजिकल तरीके से तैयारी करने के लिए, दैट इज बुक के थ्रू, तो फिर हमारे पास वेदा अकेडमी की पब्लिश करी हुई JNV के लिए स्पेशली बनाई गई बुक भी है, जो कि है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो फटाफट से इसको भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इसमें भरमार है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ, चैप्टर वाइज, हर एक तरीके के क्वेश्चंस। और वेदा अकेडमी आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अपना बेनिफिट देखो और फटाफट से इंस्टॉल कर लो वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को, बिकॉज अपने आप को
पता करो यार कहाँ खड़े हो, जिस एग्जाम को देने जा रहे हो पता तो होना चाहिए, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आप जेएनवी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो एक चीज जो नई मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वो है हमारा क्रैश कोर्स बैच, दैट इज लक्ष्य। क्या लक्ष्य है आप लोगों का? जेएनवीएसटी, और हमारा यही लक्ष्य है कि आप जेएनवी में एक्सेल करो, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। 7th और 8th में पढ़ रहे बच्चों के लिए है लक्ष्य बैच, जो कि 18th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही कम टाइम रह गया है, ऑफर भी वैलिड है, इसलिए फटाफट से एनरोल कर लो ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। और इसका बहुत ही छोटा सा एक प्राइस है बच्चों, जो कि होने वाला है 5499 का। आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं इस बैच को परचेज करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है तो हमारा वेदा एकेडमी का एप्लीकेशन आपको एक फ्री डाउट सॉल्विंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें स्टूडेंट चाहे वो एनरोल हो या फिर नॉन एनरोल हो अपना डाउट पूछ सकता है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।